नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल स्टडी मैनिएक पे। तो जैसा कि आपको पता है, हम आपकी सिलेक्शन सीरीज़ कर रहे हैं जो आपके हरियाणा के सीईटी एग्ज़ाम, हरियाणा पुलिस और जितने भी आपके एचएससीसी एग्ज़ाम हैं सभी को टारगेट करती है। इस सीरीज़ में हम आपके इस बैच में हम आपकी रीजनिंग की प्लस मैथ यानी दोनों की तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी कैसे कर रहे हैं, हम कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। हम इनको क्वेश्चन वाइज टॉपिक वाइज नहीं कर रहे हैं, हम इसके मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं जैसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं लास्ट ईयर, पीवाईक्यू कहते हैं जिसे हम। और इन्हीं मिक्स क्वेश्चन को कराते कराते मैं आपको बेसिक से बिल्कुल उनका कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ। और मैं ये क्लास शुरू करने से पहले कह देता हूँ, आपको नोटबुक रखनी है आपके पास। जो जो आपको इम्पोर्टेंट जो मैं लिखवाने के लिए कहूँगा वो आपको लिखना है, ठीक है। तो बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हाँ, जिन बच्चों का यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो भी अच्छे से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो पढ़िए आज का पहला क्वेश्चन। पंद्रह वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु के 5 गुनी है होगी। राजीव की वर्तमान आयु क्या है। यानी कहा है भी जो राजीव की आयु है वो 15 वर्ष बाद उसके 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु के 5 गुना होगी। चलो, ऐसे एज के क्वेश्चन को वैसे तो हम रेशो से भी करते हैं, बट जिन क्वेश्चन में हमें कुछ ज़्यादा समझ नहीं आए तो हम उसे एक्स मानकर करेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो हम करते हैं, मान लीजिए, लेट कर लीजिए राजीव की एज क्या है, एक्स है, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 5 गुना है। यानी 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो -5, और 15 वर्ष बाद की बात करें तो x + 15, और वो पहले की आयु के 5 गुना होगी बाद की आयु, ठीक है। मतलब ये जो बाद की आयु है वो कब बराबर होगी, जब मैं पहले की पूर्व की आयु में 5 गुना कर दूंगा तब, ठीक है। तो यहाँ से प्रेजेंट एज यानी एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए राजीव की, ठीक है, समझ आया। जब आपको आयु के क्वेश्चन आए तो आप एक्स मानकर कर लीजिए, चाहे आप रेशो से कर लीजिए। रेशो से करने में ये सक्षम नहीं है, क्वेश्चन नहीं हो पाएगा रेशो से सही तरीके से, तो हम एक्स मानकर बिल्कुल बेसिक से कर लेंगे। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 5x - 25 = x + 15। अब ये माइनस का 25 उधर गया तो आप कहेंगे सर 40 हो गया। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा ना निकालना, सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आप आंसर करेंगे बी को टिक, ठीक है जी। तो यही पूछ रखा था, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ राजीव। तो प्रेजेंट एज हमने एक्स माननी थी, 5 वर्ष पूर्व गए तो x - 5, 15 वर्ष बाद गए तो x + 15, ठीक है। अब इसी में ना मैं साथ साथ और भी बता देता हूँ आपको। अब ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और उसमें पूछ लेता है आपको 5 वर्ष पूर्व राजीव की आयु क्या होगी, तो आप क्या करेंगे उस समय, उसमें -5 कर देंगे बस, 5 ईयर। और पूछ ले 15 वर्ष बाद राजीव की आयु क्या होगी, तो 15 ऐड कर देंगे तो 25, ठीक है भाई। तो आपको एग्जाम में देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक है। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। एक ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए कि जब संख्या के 7 गुना में 15 घटाया जाए तो परिणामी संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। बिल्कुल पिछले आयु की तरह ही क्वेश्चन है ये। जैसे एज में 15 घटाया जाए तो 7 गुना के बराबर, ऐसे हमने पीछे किया था ना, पूर्व की एज में 15 घटाया जाए तो 15 साल बाद की एज के 5 गुना बराबर होता है, ऐसे ही है। भी एक ऐसी फाइंड ए नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड, यानी एक नंबर लेट कर लीजिए x, ठीक है। जब उसमें से हम 15 को घटाएंगे फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, अच्छा, मतलब उसका 7 गुना कर कर 15 को घटाएंगे तो 7 गुना करा मतलब 7 × x 7x - 15, तो वो जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, तो परिणामी संख्या के दुगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। तो परिणाम क्या होता है, संख्या, रिजल्ट क्या होता है, संख्या जो हमने मानी थी संख्या उसके दुगुने से क्या 10 अधिक, तो 10 और जोड़ देंगे
तो ये फिर से हमारी इक्वेशन बन गई। तो हम वो संख्या निकाल देंगे, यानी x की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे। ये 2x इधर आ गया 7x से, माइनस होके 5x, और ये 15 उधर चला गया तो 25। x की वैल्यू यहाँ से क्या आई, 5। तो वो संख्या क्या है, आप करेंगे सर ऑप्शन ए, 5 वो संख्या है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा। 88% ऑफ 370 प्लस 24% ऑफ 210 माइनस x मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन मार्क की जगह, इज इक्वल टू 118। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑफ का मतलब आपका मल्टीप्लाई, आपको पता ही होगा परसेंटेज में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 और 370 गुणा का, प्लस 24 का भी परसेंट हटाएंगे नीचे 100 गुणा 210 माइनस x 118। तो आप यहाँ से 0 से 0 काट लीजिए, 0 से 0 गुणा कर दीजिए 88 को 37 से। तो आपको 88 को 37 से गुणा करने 56 5 616 और ये 24 2 26, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 5 6, यानी 32 325.6। ये 10 की जीरो लग गई है पॉइंट यहाँ पे। 21 को 24 से गुणा करेंगे, 21 चौके 84, 4 1 की दूनी 42 और 8, 42 और 8 ये, और यहाँ पे पॉइंट माइनस x इज इक्वल टू 118। दो जोड़ देंगे तो ये 6 और 4 10, 5 और 1 6, 5 और 2 7 3। तो ये यहाँ से ये, तो ये x को इधर ले आइए और 118 को उधर। तो यानी 376 में से जब 118 को घटाएंगे हम, तो 16 में से 8 गए 8, 6 में से 1 गए 5, 3 में से 1 गए 2। तो आपका आंसर हो जाएगा 258, ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कैलकुलेशन करनी थी, ज़्यादा कुछ समझने का इसमें था ही नहीं। बस आपको पता होना चाहिए ऑफ को मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंट को नीचे हटाकर 100। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क की जगह आप क्या मान लीजिए x, इस x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th, पढ़िए इस क्वेश्चन को। एक कार्यालय में महिलाओं की संख्या का 76% यानी 76% ऑफ नंबर ऑफ फीमेल, ऑफ यानी मल्टीप्लाई 76% ऑफ फीमेल। समझिए, मैं पहले आपको एक इसका ब्लूप्रिंट बनाकर देखता हूँ क्वेश्चन का। ठीक है, वो होगा इज इक्वल टू पुरुषों की संख्या के 1/3 के बराबर, यानी बराबर होगा मेल की संख्या के 1/3 के बराबर, 1/3 ऑफ यानी मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मेल्स। ठीक है, तो हमें यहाँ रेशो लेना है कि इसका मेल अपॉन फीमेल, यानी m/f, यानी मेल अपॉन फीमेल का हमें रेशो निकालना है। ठीक है जी, तो 76% को हटा के नीचे 100, ऑफ को मल्टीप्लाई और फीमेल को हम f मान लेते हैं, मेल को हम m 1/3। ठीक है जी, तो m/f करना है तो f को इधर ले आइए। ठीक है, नीचे तो मेल अपॉन फीमेल, ये 3 नीचे डिवाइड में उधर जाकर मल्टीप्लाई अपॉन 100। तो ये 4 से 25 पे और ये 4 से जाएगा आपका 18 कह रहा मैं 19 पे। तो 19 को 3 से गुणा करेंगे 57/25। तो ये हमने निकाल लिया अनुपात पुरुषों और महिलाओं का। यही पूछ रखा था, कार्यालय में पुरुषों की संख्या का महिलाओं की संख्या से अनुपात क्या है। जो पहले चीज़ दी होती है हम उसे ऊपर लेते हैं, यानी मेल को ऊपर लेंगे, पुरुषों को ऊपर लेंगे। बाद में महिलाएं हैं तो महिलाओं को, फीमेल को नीचे लेंगे। अगर दिया होता महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का अनुपात, तो उस वक्त हम फीमेल को ऊपर लेते, मेल को नीचे। तो सिंपल क्वेश्चन था बिल्कुल। 3 ही क्वेश्चन लगातार मैंने आपको बता दिए कैसे परसेंटेज के अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन आते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बिल्कुल सेम परसेंटेज से ही बेस्ड है, बट यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस आ गया आपका। ठीक है, थोड़ा सा जो मैं कहूँगा वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रमेश ने अपनी बाइक 16,384 में बेची, यानी ये बेची है तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। तो आपको ये एकदम देखते ही पता लगना चाहिए अगर आपको क्वेश्चन करना है। आप पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर देखोगे दिया क्या है, ऐसे नहीं, आपको ना साथ साथ देखना है। ठीक है, और 20% की हानि, यानी ये आपका क्या है, लॉस प्रतिशत। ठीक है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसके बाइक किस मूल्य पर बेचनी चाहिए, यानी 16,384 में बेची
और उसे 20% की हानि हुई। ठीक है, कभी भी आपको प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन दिए हों, प्रॉफिट दिया हो लॉस निकालना हो, लॉस दिया हो प्रॉफिट निकालना हो, या लॉस दिया हो कॉस्ट प्राइस निकालनी हो, क्रय मूल्य निकालना हो, हानि दी हो क्रय मूल्य निकालना हो, लाभ दिया हो क्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य दिया हो विक्रय मूल्य निकालना हो, यानी कॉस्ट प्राइस दिया हो सेलिंग प्राइस निकालना हो, बिल्कुल एक कंसेप्ट, फिक्स कंसेप्ट सभी क्वेश्चन करेगा। सिर्फ एक, आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को 100% मानना है या 100x मानना है, आपके लिए बिल्कुल बेसिक। ठीक है, 100x मानना है। ठीक है, अब मान लीजिए लेट कर लीजिए कॉस्ट प्राइस 100x मान लिया हमने। देखो मैं अगर आगे क्वेश्चन आया इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, बिल्कुल इसी 100 से मानकर करूंगा मैं। ठीक है, आगे भी। अब आपने कहा भी उसे ना 20% की हानि हुई, और हानि किस पे होगी, कभी भी हानि और लाभ होता है हमारा होता है कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे भी होता है बट कॉस्ट प्राइस पे ज़्यादा। तो 20% की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस 100% है, अब 20% की हानि हुई, 100x है, तो यानी 100 का 20% क्या होगा, 20, तो 20x उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो बचा कितना, 80x। तो ये क्या आया, सेलिंग प्राइस, यानी उसने 20% की हानि लेकर क्या किया, बेचा चीज को। तो ऑटोमेटिक सी बात है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, चाहे आप यहां देख लीजिए, सेलिंग प्राइस हमारा क्या होता है, लॉस, सीपी माइनस लॉस प्रतिशत। सीपी माइनस लॉस हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस, और यहीं पर अगर प्रॉफिट दिया होता तो प्लस। ये आपने पता लग गया इतना। चलो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। ठीक है, हमने क्या किया, सीपीयू को मानना 100, तो हमारा एसपी क्या होगा, 20% की हानि हुई है, यानी -20 कर देंगे, 100 का 20% क्या, 20, तो ये आ गया 80। यानी इस सेलिंग 80 की वैल्यू दी है 16,384, ये भी तो सेलिंग प्राइस है, यानी 16,384 जो है वो 80 की वैल्यू है। अब ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे मैंने लिया। हमें क्या निकालना है, 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मूल्य पर कितने पर बेचनी होगी, यानी इसी सीपी पे, इसी 100 की चीज़ पे हमें क्या करना है, 30% का लाभ, यानी उसे कितने में बेचना होगा, 130 में। जोड़ देंगे लाभ के लिए, क्योंकि हमने यहाँ देखा सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 130। तो हमें कितने की निकालनी है वैल्यू, 130 की। तो यहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू को, ये आपका 2 से, ये आपका 0,32,8, तो गुणा करेंगे तो 13 8 104, 10, 13 चौके 52, 62, 6, 13 दूनी 26, तो 2 6 6 2 4, ऑप्शन सी। ठीक है भाई, अब देखिए मैंने ये कैसे लिया। मान लीजिए मैं यहाँ पर x मान लेता, मान ली x, सारा कुछ x हो गया, तो 80x की वैल्यू क्या दी है, 16384, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 16384। अब हम वो बच्चों की तरह पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस, तो हम क्या करते हैं, 130 गुणा 16384/80, तो यही चीज़ ही तो बनी है, यही नहीं बनी। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का बेसिक समझ में आ गया, बेसिक समझ में आ गया, तो आपको नोट करने की चीज़ क्या है, पहले वो करा देता हूँ मैं आपको नोट। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा, क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, इतना टाइम क्यों लगा रहा हूँ। आपको नोट क्या करना है, हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस हो या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के क्वेश्चन करने हो, तो हमें क्या, सीपी को 100 लेकर चलना है, लेट सीपी इज इक्वल टू 100। ठीक है जी, बस इतना आपको रखना है ध्यान में। फार्मूला कुछ याद नहीं रखना, आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, कभी आप फॉर्मूले रटने लग जाओगे, सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो अब आप डायरेक्ट कैसे करोगे, हमने सीपी को 100 मान रखा है। ठीक है, आपके दिमाग में सीपी ने 100 मान रखा है, यानी 20% की हानि हुई, यानी ये 80 की वैल्यू है। अब 30 का लाभ कमाना है, यानी उस सीपी को 130 करना होगा, जितने की वैल्यू है उसे नीचे और जितनी निकालनी है उसे गुणा। अभी बताया ना कैसे आया था यहाँ पे, तो ये 0 से 0 कट गया और ये काट कर ये आंसर आ गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत समय लगाया उस क्वेश्चन में मैंने। तो ये ट्रिग्नो का क्वेश्चन है आपका, ट्रिग्नोमेट्री का।
कैसे करना है क्वेश्चन को। आप कहेंगे सर ये तो रटने पड़ते हैं क्वेश्चन तभी होते हैं। भाई रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ना कभी भी डिग्री के क्वेश्चन हो आपको ना डिग्री सेम करनी है, सबका थीटा सेम होना चाहिए। देखो यहाँ अलग अलग है, या तो सभी को 23 में चेंज कर लीजिए या 67 में। ठीक है, तो चलो मैं सब इनको 23 में ही चेंज कर लेता हूँ, ये रही। ठीक है, तो 2 कोस स्क्वायर के 23 डिग्री प्लस देखो क्या होता है कोट 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा, और इसका वाइस वर्सा उल्टा भी। ठीक है, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा। ठीक है, तो यानी ये इसके उल्टे भी होते हैं। अगर टेन में 90 माइनस थीटा करेंगे कोट आएगा, और कोस में 90 माइनस थीटा करेंगे साइन आएगा। ठीक है, तो 23 आ गया। अब कोट में 90 माइनस थीटा करेंगे तो 10 आएगा, यानी 90 में से 67 गए तो क्या आएगा 1023, यानी 10 स्क्वेयर 23 माइनस साइन स्क्वेयर 23, यानी साइन 90 माइनस थीटा तो क्या आएगा कोस स्क्वेयर। अच्छा ये तो है ही 23 है, 23 में 23 रहने देंगे। ऐसे ये क्या आ गया कोस स्क्वेयर 23, और यहाँ पे 10 स्क्वेयर 23। तो ये तो पता लग गया ना इतना सा, तो जो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो अब कोसिकेंट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा, यानी इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय साइन स्क्वेयर। अब इस सबको 23 को मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वेयर थीटा, ये लिखने में थोड़ी आसानी होगी। साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन कोस स्क्वेयर थीटा, 10 को यही लिखते हैं ना, 10 इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। लिख लीजिए भाई, ये 10 थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक है, और साइन क्या होता है कोसेक का उल्टा, ऐसे ही कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा। ठीक है, माइनस, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस टेन थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अगर बच्चों को पता है तो वो किसके इक्वल होता है हमारा, आप कहेंगे सर 1 के इक्वल। ऐसे ही सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा भी हमारा किसके इक्वल होता है 1 के। ये दो रिजल्ट आपको याद रखने हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सारा 1, और ये साइन से ये गया, तो इसे मैं कोस स्क्वेयर को उल्टा करूँगा तो ये भी लिख लीजिए कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट। ठीक है, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा स्क्वेयर है तो 2 सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस ये आ गया। ठीक है, तो मैं 2 सीकेंट को क्या लिख सकता हूँ अलग अलग, सीकेंट स्क्वेयर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस यहाँ ले आइए टेन स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 में, तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 जो कि कट जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ सीकेंट स्क्वेयर थीटा। थीटा क्या था हमारा 23, तो आपका ऑप्शन आ गया ए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन को मैंने इतना समय लेकर क्यों कराया, क्योंकि मैंने ये आपको रिजल्ट लिखवाए हैं। ठीक है, ऐसे ही एक और लिख लीजिएगा, इसमें टेन का उल्टा क्या होता है कोट थीटा, और इसका कोट थीटा का उल्टा टेन थीटा, ये आपस में वाइस वर्सा हैं सारे। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th पढ़िए इसको। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इसको ध्यान से, क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछा है, क्या दिया है। ए 8 दिनों में और बी 12 दिनों में कार्य पूरा करता है, यानी ए को लगते हैं 8 दिन और बी को लगते हैं 12 दिन। ठीक है, यदि वे मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं तो शेष कार्य का कितना भिन्न है। ठीक है, ये पूछ रखा है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे आप, जो भी टाइम दिया है डेज दिए हैं उनका क्या ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, डेज का क्या ले लेंगे एलसीएम, तो आपका क्या आ जाएगा टोटल वर्क। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा हमारा 24, यानी 8 तिया 24 12 दूनी 24। ठीक है, और ये जो मल्टीपल आया है इसे क्या कहते हैं एफिशिएंसी, यानी एक दिन का कार्य करने की क्षमता। एक दिन में ए कितना काम करेगा 3 यूनिट, एक दिन में बी कितना काम करेगा 2 यूनिट। ठीक है, अब उसने क्या कहा यदि वे मिलकर 3 दिन तक कार्य करते हैं, यानी मिलकर 3 + 2 5 यूनिट काम करेंगे एक दिन में, तो 3 दिन में कितना करेंगे 5 × 3 15 यूनिट।
तो 15 यूनिट उन्होंने काम किया 3 दिन तक। तो कितना कार्य शेष बचा? अब 24 टोटल वर्क है, 24 में से 15 कर लिया तो बचा कितना? 9। कितने का? टोटल 24 का। तो हमारा फ्रैक्शन यही लेते हैं ना जब मार्क्स भी निकालते हैं, टोटल मार्क्स अपॉन जितने आए हैं। ऐसे ही जितना काम कर लिया है अपॉन जितना काम हमें हमारा टोटल है। तो 3 से ये गया 8 पे, तो 3/8 हमारा फ्रैक्शन बचा है काम का ना, जितना हमने काम कर लिया 8 में से 3 यूनिट हमने काम कर लिया है। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा भी जो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, डेज का एलसीएम लेकर हमारा टोटल वर्क आता है, और जो भी ये मल्टीपल होता है वो एक दिन की क्षमता होती है, दक्षता होती है कार्य करने की। चलिए अभी भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th पढ़िए इसको। 2 बेलनों की आधार की त्रिज्या दी है ये, यानी रेडियस दी है, ऊंचाई दी है, हाइट। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमें क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अगर बच्चों को याद हो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का तो कैसे निकलेगा? 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का सिलेंडर के। अगर सिलेंडर की शेप याद ना हो तो मैं बना देता हूँ। ये आपका सिलेंडर है, देखो ये आपका क्या है बाहर? सर्कमफ्रेंस सर्कल की। देखो समझिए कैसे इसको, ये आपकी क्या है? सर्कमफ्रेंस सर्कल की। अरे आजा भाई, फिर से कट गया। तो ये बाहर जो, अरे सर्कल लग गया, सॉरी 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 सॉरी। ले देखो, ये जो बाहर की ब्लू लाइन है ये क्या है? सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या आता है? 2πr। इस ब्लू लाइन को जब हम नीचे तक ले जाएंगे इसकी हाइट तक, तो ये क्या बन जाएगा? कर्व सरफेस एरिया, यानी ये रीजन इतना, ये इसे क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। तो ये 2πr को हम कहाँ तक ले गए? इसकी हाइट तक। 2πr को, ये सर्कमफ्रेंस को बाहर वाली को हाइट तक ले गए, तो यानी ये कर्व सरफेस एरिया 2πrh हो गया। तो पता लग गया कैसे आया फॉर्मूला? तो बस ये तो सिंपल है, क्या करना है? रेशो लेना है 2πr1h1 रेशो 2πr2h2। रेशो लेंगे तो ये कट जाएंगे सेम सेम, r इंटू एच करना है, 5 गुणा 3 15 अनुपात 7 गुणा 5 35। तो 5 से 3 पे गया, 5 से 7 पे गया, तो 3:7 हमारा क्या आएगा? इसका रेशो आएगा किसका? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया का। तो ऑप्शन डी आप आंसर दे देंगे। चलिए 9th क्वेश्चन देखिए। समीकरण निकाय दिया है, इक्वेशंस दी है, इनके इन 2 इक्वेशंस के, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, क्या है? इनफाइनाइट सोल्यूशन है, अनंत हल है। तो ये क्या चीज़ दे दी भी? 2 इक्वेशन के जब अनंत हल हो तो क्या कंडीशन बनती है, जब एक हल हो तो क्या कंडीशन बनती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है? इन इक्वेशंस को कंपेयर किससे करना है? हमें इन इक्वेशन को कंपेयर करना है ax + by = c से। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम इसे कंपेयर करेंगे तो x की जगह तो x है, a की जगह क्या है? 2, तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? 3, और c की वैल्यू क्या हो गई? 7। अब सेकंड, ये इसे हम a1 मान लेंगे क्योंकि पहली इक्वेशन है, ये b1 ये c1। ऐसे ही इसमें a की वैल्यू क्या हो गई? a - b, a2 की वैल्यू क्योंकि सेकंड इक्वेशन है, b2 की वैल्यू क्या आ गई? a + b, और c2 की वैल्यू क्या आ गई? 3a + b - 2। ठीक है भाई, अब क्या कहा है? इसके अनंत हल है। ठीक है जी, तो अब अनंत हल किस केस में होते हैं हमारे? देख लीजिए, अब अलग अलग केस में कराऊंगा, नोट कर लीजिएगा भाई इसको। ठीक है, जब हमारे दिए हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, जब हमारे दिए हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देखो कैसे, यहां देखिए, अनंत अनंत हल में आपका क्या केस बनता है, यानी इनफाइनाइट में। उसमें हमारा क्या है? a1 और a2 का रेशो किसके बराबर होता है? b1/b2 के और c1/c2 के। ये तीनों आपस में इनका रेशो बराबर होता है अनंत हल में, इनफाइनाइट में। ठीक है जी, अगर एक हल हो, सिर्फ क्या कहते, कल कह दे एक हल है,
तो उसमें बिल्कुल इसका अपोजिट, ये तीनों बराबर हैं, कोई भी बराबर नहीं होता, यानी A1/A2 नहीं बराबर होगा B1/B2 के, नहीं बराबर होगा C1/C2 के। ठीक है, अब कह दे कोई हल नहीं है, एक भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो उस केस में, तीनों केस करा रहा हूं मैं, क्या होगा, A1/A2 का रेशो बराबर होगा B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं होगा। तो एक बार रिवाइज करेंगे, अनंत हल यानी इनफाइनाइट यानी अनलिमिटेड आंसर आ जाए, उस केस में हमारे तीनों इक्वल, तीनों का रेशो इक्वल। एक हल में यानी वन सॉल्यूशन के केस में हमारा कोई भी नहीं होगा इक्वल, और जब कोई भी हल ना हो, नो सॉल्यूशन, तो पहले दो तो इक्वल पर तीसरे वाला इक्वल नहीं है। ठीक है जी, तो हो गया। अब क्या कहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी A1/A2 यानी 2/A-B किसके इक्वल होगा, 3/A+B के, और C के केस में 7/3A+B-2 के केस में हमें क्या निकालना है, A और B की वैल्यू। तो कोई दो को उठा लीजिए और निकाल लीजिए वैल्यू, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2A+2B, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इसके साथ भी और इसके साथ भी, ऐसे ये भी 3A-3B। यहाँ से A और B का रेशो निकाल लीजिए, A की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये इधर चला गया A और ये इधर चला गया 5B, यानी 5B हमारा A किसके इक्वल है, 5B के। तो यानी A/B हमारा क्या होगा, 5/1, यानी A की वैल्यू क्या होगी 5 और B की वैल्यू होगी 1। तो A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 1, ऑप्शन डी में है। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कैसे अनंत हल में क्या केस बनेगा, वन सॉल्यूशन में क्या केस बनेगा, एक हल में क्या बनेगा, और कोई हल ना हो तो अब क्या बनेगा, ये आपको याद करना है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा अब इसी में क्या देता है, लाइंस। चलो वो कोई नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें कराएंगे, यही केस बिल्कुल सेम टू सेम है, बस आप इसे नोट कर लीजिएगा, उसी में मैं लाइन लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10th पढ़िए, परसेंटेज से क्वेश्चन है भाई, वही 100 मानकर। देखो कैसे करूंगा मैं, एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तिथि से पहले भुगतान किया जाता है, यानी तिथि से अगर हम पहले दे दें बिजली का बिल, तो बिल राशि पर हमें 13.5% की कमी मिलती है। तो नियत तिथि से पहले बिल का भुगतान करके रितु को इतने रुपए की कमी मिली। ठीक है, यानी जो बिल था उसे उसको इतने रुपए की कमी मिली क्योंकि उसने रितु ने पहले बिल भर दिया था। तो उसके बिजली का बिल क्या होगा, मान लीजिए वही बात हमारी, मान लीजिए लेट कर लीजिए बिजली का जो बिल है वो क्या है, बिल क्या है हमारा 100 है, 100%। ठीक है, 100% है। अब 100% पर बिल है, उसने क्या किया, रितु ने पहले भुगतान कर दिया, यानी उसे कितने की कमी मिलेगी अब बिल पे, 13.5% की, 13.5% की कमी मिलेगी अब बिल पर। ठीक है, और यही कमी तो दी है 6075 की कमी, और यहाँ भी 13, यानी ये जो 6075 है ये किसकी वैल्यू है, 13.5% की, और हमें निकालनी कितने की है, गुणा कर देंगे जितने की निकालनी है, बिजली का बिल यानी 100% की वैल्यू, प्रतिशत से प्रतिशत गया, ये पॉइंट हटकर ऊपर 10 आ गया, 5 से कर लीजिएगा, 5 से 2 पे, 5 से 7 पे, 12 से ये हो गया ना, 12×5 = 60, 12 का 5, ये रहा भाई। ठीक है, अब कर लीजिए 9 से 9 × 3 = 27, 9 एकम 9, 3 1, ये हो ना 9 एकम 3 1, हाँ ठीक है। और 9 × 3 = 27, 9 × 5 = 45, तो 3 से ये फिर कट जाएगा, 4 × 3 = 12, 45, तो ये हो जा गया हमारा 45 × 45,000। तो ये हमारा बिल होगा टोटल। भाई समझ में आया, 100 से कैसे करेंगे, 100 वाले मेथड से। बिल 100% मान लीजिए, अब रितु ने पहले बिल भरा है, मतलब उसे 13.5% की कमी मिलेगी। ठीक है, तो ये यही 13.5% की उसे कमी मिली है, कितनी मिली है, 6075 रुपये। कहा है ना रितु को 6075 की कमी मिली है,
तो ये 6075 13.5% की वैल्यू है, यानी जितने की वैल्यू होती है हम इसे नीचे लिखते हैं, गुणा कर देंगे 100 से। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। क्यों 100% की निकालनी है? क्योंकि हमारा बिल क्या है, 100% मानना था हमने राशि उसकी। ठीक है, चलिए भाई 11th क्वेश्चन पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वही करेंगे हम, देखो कैसे। एक आदमी ने 100 पेन 18 रुपये में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस उसका 100। ठीक है, सिम उसी तरीके से करूँगा, देखो मैं। ठीक है, अब उसने क्या है, 10 पेन 18 रुपये में बेचे हैं, तो एक पेन उसका कितने में पड़ेगा उसे? कॉस्ट प्राइस एक पेन का 1.8 रुपये में, 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, अब इसे एक कॉस्ट प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस, ध्यान से देखिएगा, बेचे हैं। एक आदमी 10 रुपये में 18 पेन बेचकर, ठीक है, सेल कर ये सेलिंग प्राइस है, और इस पे कितने का लाभ हुआ है? 24% का। यानी कॉस्ट प्राइस पे 24% का लाभ, तो +24 करेंगे, लॉस तो -24। इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा? 124%। तो यानी जो ये 1.8 है, ये कितने की वैल्यू है? 124 की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यानी 100%। तो गुणा क्या कर देंगे? 100। ठीक है, ये पॉइंट हटकर नीचे क्या आ गया? 10। परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। तो यानी ये जो 18/180 बटे ये क्या है हमारा? अब आ गया कॉस्ट प्राइस। आ गया भाई, आप भी मान के कॉस्ट प्राइस आ गया। अब देखो 1830 में 55%, 1530 रुपये में 55% लाभ कमाने के लिए उसे कितने पेन बेचने होंगे? यानी उसे क्या है, इसी कॉस्ट प्राइस पे क्या करना है? 55% का लाभ कमाना है। ठीक है, यानी 100% पर 55% का लाभ सेकंड केस में, तो यानी उसे कितने में बेचना होगा? 155% में। ठीक है, यानी ये जो 180/124 है, ये क्या है? कॉस्ट प्राइस, यानी ये 100% की वैल्यू है। और इसे बेचना कितने, सेलिंग प्राइस के लिए हमें क्या करना होगा? 155 पर बेचना होगा। ठीक है, ये बात का भाई, ये हमें बाद के तरीका देखना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेन। एक पेन ही लेकर चल रहे हैं ना जबकि हम। ठीक है, तो ये यहाँ से यह कट गया, ये 0 से 0 पे, ये 5 से 2 पे, ये 3 1 और 31 से ये 4 पे, और ये 2 से 9 पे। यानी सेलिंग प्राइस क्या आएगा एक पेन का? 9/4। हमें क्या निकालना है? अगर एक पेन 9/4 का है, 9/4 रुपीज़ का है, यानी एक पेन जो हमारा है 9/4 रुपीज़ का है, तो 1 रुपये का कितना पेन हो गए? 1 रुपये में कितने पेन आएंगे? ये 4 उधर चला जाएगा, 9 नीचे, तो यहाँ 1 रुपये ही तो बचेगा। तो यानी 4/9 पेन होंगे। अगर 1 रुपये में 4/9 पेन होंगे, तो 1530 रुपये में कितने पेन होंगे? यही तो पूछा है, उसे कितने पेन बेचने चाहिए। अब मैं यह सेलिंग प्राइस पे क्यों आया? क्योंकि उसे बेचने हैं वो पेन, ना कि उसे कॉस्ट प्राइस निकालना है। अगर कॉस्ट प्राइस पे आता तो मैं यहीं से निकाल देता ये चीज़ जो मैं अब करने वाला हूँ। हमें पहले सेलिंग प्राइस पे जाना था, तो सेलिंग प्राइस पे जाने के लिए उसे 55% का लाभ देना था, तो हमने दिया 155 की करी उसकी वैल्यू देकर, ये आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो हमारा 1 रुपये में इतने पेन आएंगे, तो 1530 में, तो 1 को 1530 से गुणा कर लीजिए, तो इधर 1530 से गुणा करेंगे बराबर है, तो इधर भी 1530 से गुणा, तो काट लीजिए, ये गया 9 से 1 पे 170, 17 को 4 से गुणा करेंगे, हमारा आएगा 68, तो 680 रुपये, 680 पेन, यानी उसे 680 पेन बेचने पड़ेंगे 1530 में 55% का प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है भाई, वही 100 वाले मेथड से किया। अब इसे एक लाइन में उड़ाकर करूं क्वेश्चन को, वही 100 वाले मेथड से। हमने क्या किया, अभी 1.8 में जो पेन बेचा है वो 24% के लाभ पर बेचा है, यानी कॉस्ट प्राइस हमने 100 मान रखा है अपने दिमाग में, यानी ये अब 124 की वैल्यू है। तो हम कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, अब हमारा आ गया CP, विक्रय न क्रय मूल्य। ठीक है, अब इस क्रय मूल्य पर हमें 55% का लाभ कमाना है, यानी अगर ये 100 की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है, कॉस्ट प्राइस 100 मान रखा है हमें, तो इस पर 55% का, यानी लाभ कमाना है, तो +100, 100 में 55 जोड़ देंगे, 155। तो हमें 155 की वैल्यू निकालनी होगी, निकाल लिया।
तो ये जो है ये आ गया हमारा सेलिंग प्राइस ऑफ एक पेन। ठीक है, देखो कितने कम समय में हम इसे आसानी से कर देंगे। ये पॉइंट हटाकर नीचे 10, ये 2 पे, ये 31 से 4 पे, ये 2 से 9 पे, यानी 9/4 क्या है, एक पेन का प्राइस। तो यानी एक पेन हमारा 9/4 का है, रुपये का है। यानी 1 रुपये में क्या होगा, इसका उल्टा 4 उधर चला जाएगा, 4/9 पेन आएंगे। 1 रुपये में 4/9 पेन आएंगे तो 1530 में कितने आएंगे, तो गुणा कर देंगे 1530/4/9, तो सोल्व करेंगे 680। आ गया भाई भी है। जो मैंने इतना समय लगाया इस क्वेश्चन पे, समझ आया ना कैसे करना है क्वेश्चन को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंपल एवरेज से क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 10 पारियों में इतने रन बनाए, 43 रन बनाए। अगली पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि उसके रनों का औसत 3% से बढ़ जाए। चलो अब देखिए अब कैसे करना है। कभी भी आपको एवरेज दे दे, ठीक है, और कहे भी एक बंदे को ऐड कर कर कितना एवरेज बढ़ा है वो पूछ ले, या कहे भी एक बंदे को ऐड किया 80 किलो का एक बंदा, या 80 रनों की एक पारी करी, जिससे औसत कितना बढ़ेगा ये पूछ ले। यानी किसी को ऐड कर रहे हो, बात यहाँ पे खत्म होती है। ऐड करने से एवरेज पर क्या चेंज आएगा ये पूछ ले। कोई भी चीज ऐड करने से आएगा, ठीक है। ऐड करने या निकालने दोनों को कर लीजिए इसी से। ऐड करने या निकालने से एवरेज पर क्या चेंज आएगा, तो इस मेथड को आप करिए। न्यू एवरेज, जो नई एवरेज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो आपकी पुरानी एवरेज है, ओल्ड एवरेज, प्लस अगर एवरेज बढ़ रही है यानी इंक्रीज कर रही है, माइनस जब एवरेज डिक्रीज कर रही है, गुणा फाइनल नंबर यानी जितनी संख्याएं हैं। ठीक है जी। तो नई एवरेज किस पे डिपेंड करेगी, पुरानी एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज या डिक्रीज। अब इंक्रीज कब होगा, जब एवरेज बढ़ रही हो तब प्लस इंक्रीज लेंगे, जब एवरेज घट रही हो तो डिक्रीज लेंगे, गुणा फाइनल नंबर। अब जितने व्यक्ति या जितने संख्याएं बची हैं, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में कैसे करेंगे। एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में औसतन 43 रन बनाए, ठीक है। अगली पारी यानी 11वीं पारी में उसे कितने रन बनाने होंगे, यानी हमें न्यू एवरेज चाहिए, न्यूज चाहिए, ठीक है, जिससे औसत 3 से बढ़ जाए। यानी न्यू चाहिए हमें, ओल्ड दिया है, ठीक है। तो न्यू ओल्ड क्या है 43, औसत बढ़ेगा 3 से तो +3। अब संख्याएं फाइनली कितनी हो जाएंगी, पहले 10 थी, अब एक और पारी ऐड हो जाएगी अगली पारी, तो गुणा 11, गुणा करेंगे 11 से, तो हमारा आ गया न्यू। तो 43 + 33 तो 76 हमारा क्या है, न्यू है। लो भाई आ गया ना एक लाइन में, नोट कर लीजिए भाई इसे, और ये भी लिख लीजिएगा। चलो देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन 13th, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। वैसे आप भी कर सकते हो, है थोड़ा लेंथी है पर है सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं ना, तो एक्स और वाई दिया हो, एलिमिनेशन मेथड से एक्स को बराबर कर कर माइनस करके एक्स काट दिया, फिर वाई की वैल्यू निकाल दी, वैसे कर सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट के लिए छोड़ रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, आप करके देखिएगा इस क्वेश्चन को। चलो यार छोटो बना, आपके बस का नहीं होगा ये, चलिए मैं ही करा देता हूँ। 2 टेबल प्लस 3 चेयर टुगेदर कॉस्ट 12,000 रुपये, यानी 2 मेज और 3 कुर्सियों का मूल्य 12,000 रुपये है। यानी 2 मेज यानी 2 टेबल प्लस 3 कुर्सियों का मूल्य क्या है, 12,000 रुपये। आगे समझ में। जब एक मेज के मूल्य में 10% की कमी और एक कुर्सी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए तो हम क्या करें, हम टेबल को मान लें 10 टी, ठीक है, और कुर्सी को मान लें 10 सी। यानी एक टेबल 10 मूल्य है, एक टेबल का 10 मूल्य है, और चेयर का क्या मूल्य है 10, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी एक टेबल का अगर 10 टी मूल्य है तो 3 का कितना होगा, 30। यहाँ भी 3 का कितना होगा, 30। जीरो से ये कॉमन ले लेंगे जीरो यहाँ पे,
तो ये 0 कट जाएगा। भाई आप देखो, अगर एक टेबल का मूल्य हमने 10t मान लिया तो 2 टेबल का कितना होगा, 10 गुना 2 20t, प्लस एक चेयर का हमने मूल्य 10c मान लिया तो 3 का कितना होगा, 30c, जो कि कितना है, 12,000 रुपये। ठीक है भाई, यहाँ से मैं कुछ 0 को बाहर ले लूँ, 10 को कॉमन ले लूँ, तो अंदर क्या बचेगा, 2t प्लस 3c इज इक्वल टू, ये 10 कॉमन ले लिया, 12,000, 0 से 0 कट गया, तो क्या 2t प्लस 3c हमारा किसके इक्वल हो गया, 1200। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, आगे देखिए अब सेकंड केस में, अगर इसके मूल्य में 10% की कमी मेज के मूल्य में, यानी अगर पहले 10t था तो उसका 10% क्या होगा, 10t का 1t, 10 का 10% क्या होगा, 1, तो 1 की कमी, यानी अब मूल्य क्या हो गया, 9t। इसीलिए मैंने ये 10 मानना था। ठीक है, आसानी होती जाती है फिर प्रतिशत निकालने में। और कुर्सी का मूल्य 20% से बढ़ा दिया, यानी 10 का 20% क्या होगा, 2, तो 2 से बढ़ा दिया, अब कितना हो गया, 12c हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, 3 मेज और 4 कुर्सियों का मूल्य, यानी एक मेज का मूल्य है 9, तो 3 का कितना होगा, 9 3 27, प्लस 4 कुर्सियों, एक का 12, तो 4 कितना होगा, 48 ही, किसके बराबर है, 17100 के। ले भाई, 2 इक्वेशन बन गई हमारी। तो यहाँ से चेयर और टेबल का मूल्य निकाल लीजिए। क्या करेंगे अब, पहली इक्वेशन को 16 से गुणा कर दीजिए। क्यों, देखो कैसे, 32t आ गया गुणा करके, 16 दूनी 32, 16 3 48, और 16 को 12 से गुणा करेंगे, 16 दूनी 32, 19200। अब जब मैं इन इक्वेशंस को माइनस करूंगा पहली और दूसरी को, तो 32t में से 27t गए, 5t बचे, 48c में से 48c गए, कट गए, 19,200 में से 17,100 गए, तो ये बचे हमारे 0,0,1,2। तो 5t की, यानी 5 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी हमारी 5,420। ठीक है, इसीलिए माइनस करें भी ताकि हमारी एक टेबल का मूल्य आ जाए। टी की वैल्यू आ गई। अब इस टी की वैल्यू को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लीजिए, 2 गुणा 420 प्लस 3c इज इक्वल टू 1200, तो 420 को 840 बन जाएगा गुणा करके, और यहाँ से 3c की वैल्यू क्या होगी, उधर माइनस हो जाएगा, 840, तो 0,6,3, तो कितनी आ गई, 120। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 120। अब हमारे पास c की भी वैल्यू है, टी की वैल्यू है, हमें क्या निकालना है, एक टेबल, और एक टेबल हमारा कितने का है, ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस तो यही था ना हमारा, ये तो बाद में चेंज हुआ प्राइस है। तो एक टेबल यानी 10t प्लस एक चेयर कितने की है, 10c की, तो 2 चेयर कितने की, 20c, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू क्या है, 420, 420 गुणा 10, 4200, प्लस 20c, 12 दूनी 2400, जोड़ दीजिए, तो मूल्य कितना होगा, 6800 रुपये हमारा, ना 6600 रुपये हमारा क्या होगा, टोटल मूल्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल था। हमें क्या करना था, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज करना था। चाहे तो 100 मान के कर लीजिए, तो यहाँ पे 90 आ जाएगा, यहाँ पे 120 आ जाएगा अगर 100 मान के करेंगे, चाहे 10 मान के कर लीजिए, अपनी मर्जी है। इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन को सोल्व कीजिए प्लस माइनस करके, एलिमिनेट कर दीजिए इक्वेशन को, एक चीज़ को इक्वल करके, यह टी को बराबर कर लो चाहे सी को बराबर कर लो, एलिमिनेट करके टी की वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू सी पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, सी की आ जाएगी, फिर हम जो हमसे पूछा है वहाँ पुट कर देंगे टी और सी की वैल्यू, यानी टेबल और चेयर की वैल्यू पुट कर हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ऐसे नहीं हवा में से भी कुछ भी कोई ट्रिक लगा कर इसे कर लेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल ये है, ठीक है, यानी ये हमारा शंकु है, चलो मैं शंकु बनाता हूँ ये, ठीक है, ये शंकु। अब इसका आधार देखिए, आधार क्या है, ये किस शेप का है, आप कहेंगे सर्कल का, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसी की वैल्यू दी है, लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 157 सेंटीमीटर दे रखा है, और उसकी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कौन सी होती है, ये वाली, इसकी वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू क्या दी है, √491। देन वॉल्यूम ऑफ कोण निकाल लीजिए, कोण की वॉल्यूम निकालिए। तो कोण की वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर
एच वॉल्यूम कोण की, ठीक है। यानी वॉल्यूम ऑफ कोण क्या होती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हाइट निकालनी है तो आपको पता है एल स्क्वायर क्या होता है हमारा आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आ जाएगी 157/पाई। पाई क्या है 3.14, यानी 314/100। 157 से 2 पे गया, 2 से 50 पे, तो आर स्क्वायर की वैल्यू 50 आ गई। यहाँ पुट कर दीजिए। एल 491 है तो एल का स्क्वायर क्या होगा, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो 491 50 माइनस एस स्क्वायर, एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 491 माइनस 50। तो 491 में से 50 गए 441, ये स्क्वायर हटकर ऊपर रूट, ये किसका रूट होता है 21 का। तो हाइट की वैल्यू क्या आ गई 21। पुट कर दीजिए 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या है 157 गुणा 21। 3 से 7 पे गया, 7 से 7 गुणा करेंगे 7 7 49, यानी लास्ट में 9 आएगा। किस में है, ऑप्शन सी में। ठीक है भाई, सिंपल था बिल्कुल। चलो भाई, वैसे एक तरीका और भी हो सकता है ऐसे करने का, हाँ बिल्कुल हो सकता है। नहीं, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पी क्यू आर एस आर 4 पॉइंट ऑन ए सर्कल, मतलब एक सर्कल है, उस पे 4 पॉइंट हैं पी क्यू आर एस। पी और क्यू एस एक बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेदित करते हैं, मतलब पी आर और क्यू एस एक दूसरे को एक्स पर काटते हैं। जिस जैसे कि एंगल क्यू एक्स आर क्या है 120 डिग्री, क्यू एक्स आर क्या है यहाँ पर 120, यानी इसकी वैल्यू क्या है 120 डिग्री दी है। और एक्स आर एस की, यानी एक्स आर एस यानी ये वाली वैल्यू, ये कितनी है 10 डिग्री। निकालना क्या है क्यू पी आर, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, आपने देखा भी अगर ये 120 है, ये पूरी एक सीधी रेखा है, तो ये कितना होगा हमारा 60। क्योंकि ये पूरी ये अगर 180 है तो 180 में से ये 120 चला गया तो बचा कितना 60, 60 बचा। अब हमने एक रूल किया हुआ है ट्रायंगल में, अगर किसी एक कोड पर जितने भी पॉइंट पर एंगल ऐसे जाएगा, ऐसे सरकमफ्रेंस पे, वो सारे एंगल क्या होंगे इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। अब ध्यान से देखिए, अगर इस कोड से, ये कोड है हमारी पी एस, इससे ये एंगल जा रहा है 10 दोनों पॉइंट से, और इसी दोनों पॉइंट से ये एंगल जा रहा है ये वाला, तो अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। ठीक है, अब ये ट्रायंगल बन गया, इसमें लगा लो एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल के सम का जोड़ क्या है 180, यानी x प्लस 10 जमा 60, यानी x प्लस 70 किसके बराबर है 180 के। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, ऑप्शन डी। ठीक है, कुछ समझाने का है नहीं, ये लीनियर लाइन है एक सीधी रेखा, तो ये सीधी रेखा पर ये 120 है और सीधी रेखा का टोटल एंगल कितना है 180, यानी इस 180 में से इस 120 को निकाल दूंगा मैं तो ये 60 बचा। ठीक है, और मैंने अब बताया भी अगर किसी कोड के 2 पॉइंट से किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे कोई एंगल बनता है, कितनी बार बने, ऐसे जितनी मर्जी बार बन जाए, वो एंगल सभी क्या होते हैं इक्वल। अगर ये 10 है तो ये भी क्या होगा 10। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक विक्रेता दो प्रकार की दालों को मिलाता है जिनके मूल्य क्रमशः 10 रुपये किलोग्राम और 22 रुपये किलोग्राम है। ठीक है, 12 रुपये किलोग्राम का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 10 किलोग्राम वाली दाल को 22 किलोग्राम वाली दाल से किस अनुपात में मिलाना होगा। कितना सिंपल एलिगेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को, कितना सिंपल होगा देखो कैसे। एलिगेशन में हमें क्या करना है, एक टाइप की वस्तु को यहाँ रखना है, दूसरे टाइप की वस्तु को यहाँ रखना है, दोनों के मिक्सचर को यहाँ रखना है और उनका मिक्स होने का अनुपात यहाँ आ जाएगा।
ठीक है, देखो कैसे, एक टाइप 10 किलोग्राम के हिसाब से, दूसरी 22 किलोग्राम वाली, दोनों का मिक्सचर 12 किलोग्राम। तो आपस में माइनस कर कर यहाँ आ जाएंगे हम, 10 में से 12 में से 10 गए 2, 22 में से 12 गए 10, तो ये आ जाएगा 5:1, ऑप्शन बी। यानी रेट ऑफ ए, रेट ऑफ बी, मिक्स रेट दोनों का, मिक्स रेट ए बी, ठीक है। ये आ गया वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, ठीक है, ये नोट कर लीजिए भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लोप निकालना है इस लाइन का। तो अभी मैंने कराया, किससे कंपेयर करेंगे इसको हम, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2। कभी भी आपको प्रवणता या स्लोप निकालने के लिए कहे तो बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है हमें, माइनस ए बाई बी, ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला है किसी भी इक्वेशन का। तो माइनस ए बाई बी यानी माइनस का 1/2, तो आंसर दे देंगे आप ऑप्शन ए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, यानी एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो पहले 3 के 5 मल्टीपल कौन से हैं, 3, 9 ना, 6, 9, 12, 15, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना हो तो साइड से काटते चले जाइए, क्योंकि इनके बीच में डिफरेंस सेम है सभी का। तो 3 इधर से, 15 इधर से, 6 इधर से, 12 इधर से, तो जो बीच में बचेगा वो होगा एवरेज। अगर नहीं भरोसा है तो आप ऐसे कर लीजिए, 3 + 6 + 9 + 12 + 15/5, क्योंकि एवरेज क्या होता है हमारा, सम अपॉन नंबर। तो सम करेंगे अपॉन नंबर, कितने नंबर हैं, 5 नंबर हैं, तो जोड़ दीजिए, 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 और 12 40 और 15 45/5, तो 5 से गया 9 पे। तो चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे, ठीक है। बट ये तभी लगता है आपका जब सभी में डिफरेंस क्या हो, सेम। देखो 3 3 का है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए अनुपात बी दिया है 3/4, 3:4, और बी अनुपात सी कैसे निकाल लेंगे, तो ए को ले लीजिए इधर, बी अनुपात सी वो कितना है, 4:1, यानी यहाँ पे 4:1। अब अगर इधर 4 है तो इधर भी 4 लिखेंगे, इधर 4 है तो इधर भी 4 लिखेंगे, अगर यहाँ 5 होता तो इधर 5 लिख देते। तो 4 × 12 16, 4 काट लीजिए, 3 4 1, 4 के टेबल पे तीनों कट गए ना, सेम ही टेबल पे काटने तीनों को। तो 3:4:1 आपका ऑप्शन सी हो गया भाई, ठीक है जी। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, ऐसा कीजिए भाई, आज आपके ये 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। जिस बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया मुझे कमेंट कर दीजिएगा, कल जो आपकी नेक्स्ट क्लास में मैथ की लूँगा उसमें मैं ये क्वेश्चन करा दूंगा। ये तो कुछ 5 क्वेश्चन ये बचे हैं आपके, बिल्कुल सिंपल ही है, ये भी कोई ज़्यादा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। उसमें करा दूंगा मैं ये, और साथ में जो आपको क्वेश्चन लगेगा जो भी नहीं समझ में आया वो करा दूंगा, ठीक है। और नए क्वेश्चन तो मैं लेकर ही आऊँगा। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे हम, आपके 20 क्वेश्चन करते हैं, 20 क्वेश्चन का टारगेट। आज मैं थोड़े फालतू क्वेश्चन लेकर आया था, पर मुझे लगा अगर मैं ज़्यादा क्वेश्चन लूँगा तो क्लास ज़्यादा लंबी भी होगी, और मैं जल्दी कराने की कोशिश करूँगा भी, जल्दी ख़त्म हो क्लास, फिर आपको समझ नहीं आएगा। तो हम बिल्कुल सही तरीके से 20 की एवरेज लेकर चलते रहेंगे क्वेश्चन की। अगर मान लीजिए हम 20 क्वेश्चन कर रहे हैं एक दिन के अल्टरनेट डे पे, तो 15 को 20 से गुणा कीजिए, 300 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये मत सोचिए 300 क्वेश्चन ही हुए एक महीने में, अरे भाई ये तो देखो ना, 300 क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक से हुए, तो हर एक टॉपिक इसमें कवर हुआ आपका 300 क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे ही रीजनिंग के भी तो कर रहे हैं ना, तो 600 क्वेश्चन हो गए अलग अलग टॉपिक से। तो भाई अच्छे से पढ़िए, यही क्वेश्चन का अगर प्रैक्टिस करोगे ना आपको, मेरी गारंटी है आपके एग्ज़ाम को, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर किसी ने डिमांड ही नहीं की तो मैंने अभी तक पीडीएफ ही नहीं डाली है, ठीक है। तो सभी बच्चों को बाय बाय, राम राम।